बालक प्रिय कलाम। आपने थुम्बा का नाम शायद सुना हो। अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपण का यह गौरवशाली भारतीय केंद्र है, जहां वैज्ञानिकों का प्रतिदिन 12 से 18 घंटे तक कार्य करना सामान्य बात है। वहीं एक विशेष प्रकल्प पर लगभग 70 वैज्ञानिक काम कर रहे थे। काम का दबाव इतना था कि अक्सर तनाव और बोझिलपन भी आ जाता था, लेकिन जब वे अपने मुख्य अधिकारी को देखते तो चुप रह जाते थे और शिकायत नहीं कर पाते थे। एक दिन एक वैज्ञानिक ने हिम्मत की और अपने अधिकारी से कहा, सर, मैंने बच्चों को शहर में लगी एक प्रदर्शनी दिखाने का वादा किया है, इसलिए मैं शाम को 5:30 बजे घर जाना चाहता हूं। अधिकारी ने कहा, ठीक है, आज आप जल्दी घर जा सकते हैं। वह वैज्ञानिक खुश होकर काम पर लग गया। शाम को जब उसने घड़ी देखी तो पसीने छूट गए। बाप रे, रात्रि के 8:30 बज गए। काम में इतने मग्न रहे कि 5:30 बजने तथा घर जाने का ध्यान ही नहीं रहा। जल्दी जल्दी घर लौटे तो देखा कि बच्चे घर पर नहीं है और पत्नी कमरे में बैठी पत्रिका पढ़ रही है। मामला विस्फोटक होते ही देख चुपचाप कमरे में जाने लगे तो पत्नी बोली, आप पहले चाय या कॉफी लेंगे या फिर भूख लगी हो तो सीधे खाना ही परोस दो। वैज्ञानिक सकते में पड़ गए। संकोच से कहा, तुम कॉफी लोगी तो मैं भी ले लूंगा, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? पत्नी ने जवाब दिया, अरे तुम्हें नहीं मालूम, 5:15 बजे तुम्हारे मुख्य अधिकारी आए थे और बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने ले गए। हुआ यहां कि जब मुख्य अधिकारी ने 5 बजे वैज्ञानिक की तल्लीनता से काम में जुटा पाया तो उन्हें लगा कि इन्हें काम से हटाना ठीक नहीं। बच्चों का दिल नहीं टूटे, इसलिए वे स्वयं प्रदर्शनी दिखाने ले गए। अधिकारी के ऐसे ही व्यवहार का जादुई असर था कि थुम्बा में हर कोई पूरे समर्पण के साथ काम में जुटा रहता था। आप जानना चाहेंगे उस मुख्य अधिकारी के बारे में? वे थे प्रोफेसर अब्दुल कलाम, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति। ब्राह्म मुहूर्त में जागो। हमारी दिनचर्या का पहला कदम होता है रात्रि की नींद से जगना। हम सुबह कितने बजे उठे? इस प्रश्न का उत्तर पूरी प्रकृति देती है। इस जगत की सारी वनस्पति, सभी जीव जंतु, सभी प्राणी आज के मानव के अतिरिक्त सूर्योदय से पूर्व जगते हैं। सूर्योदय के पूर्व ही अंधेरा गायब हो जाता है तथा प्रभात की मंगल वेला के आगमन की शुभ सूचना उषा का उजाला देने लगता है। और मानव को यह प्रिय संदेश पक्षियों के मनोहारी कलरव के माध्यम से सुनाना आरंभ कर देता है कि हे मानव, उठो, जागो, अपनी दिनचर्या को आरंभ करो तथा याद करो उस परमपिता परमेश्वर को जिसने तुम्हें यह अनमोल मानव जीवन दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्योदय से पूर्व काल ब्राह्म मुहूर्त को सतयुग के निकटतम माना है। इस समय मानव की प्रकृति स्वतः ही सात्विक रहती है तथा सुविचारों की प्रधानता रहती है। सत्कर्मों की ओर सहज ही मन मस्तिष्क आकर्षित होता है। ब्राह्म मुहूर्त उपासना के लिए सर्वोत्तम काल माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय में जगना, शौच स्नान आदि से निवृत्त होना तथा व्यायाम करना मानव के लिए वरदान स्वरूप है। भारतीय संस्कृति के साथ पाश्चात्य संस्कृति भी सूर्योदय से पूर्व जगने का पुरजोर समर्थन करते हुए कहती है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन
हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने वाला मानव बलवान, धनवान और बुद्धिमान होता है। यदि अस्पतालों में मरीजों की प्रविष्टि करने हेतु रखे गए रजिस्टर में एक खाना और बनाकर प्रविष्टि की जाए कि रोगी सूर्योदय से पूर्व उठता है या सूर्योदय के बाद, कुछ समय पश्चात इस खाने से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो आश्चर्यजनक रूप से आप पाएंगे कि 80% से ज्यादा रोगी सूर्योदय के बाद उठने वाले होंगे। सूर्योदय से पूर्व वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। जो सूर्य चढ़ता है उसका ताप बढ़ता है तथा जगत की हलचल बढ़ती है। ऑक्सीजन की मात्रा घटना तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि सूर्योदय से पूर्व मनुष्य को प्रति मिनट श्वास कम लेने होते हैं, जबकि सूर्योदय के बाद श्वास की गति क्रमशः बढ़ती जाती है। सूर्योदय के पूर्व वातावरण में नमी की मात्रा भी ज्यादा होती है। इससे मानव की ऊर्जा का उत्सर्जन कम होता है, उसकी ताजगी बनी रहती है, उसकी कार्यक्षमता भी इस काल में सर्वाधिक होती है। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टि से यह समय स्वर्णिम काल होता है। सूर्योदय से पूर्व 2 घंटे पढ़ना दिन के 8 घंटे पढ़ने के बराबर होता है। काम करने या कमाने के मामले में किसी भी क्षेत्र के व्यक्तियों की तुलना करने पर सूर्योदय से पूर्व उठने वाला व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठने वाले व्यक्ति से हमेशा तथा हर क्षेत्र में 2 कदम आगे ही मिलेगा, पीछे नहीं। इसलिए आइए आज से ही संकल्प ले कि सूर्योदय से पूर्व उठेंगे, बुद्धि तथा स्वास्थ्य के धनी होने के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनेंगे एवं सतयुग का सामीप्य प्राप्त करेंगे। अब भारत आदित्य एल की खोज के आगे इसरो के सारे वैज्ञानिक बंधु उन्होंने संकल्प लेकर आगे बढ़ने का तय किया है। तो आइए हम भी सूर्योदय से पूर्व उठने का संकल्प करें। नदी नहर विवेक। किसी कवि ने कहा है, नदी नहर विवेक सज्जन दुर्जन दोस्ती, बाढ़ई क्रम क्रम एक, दूजी क्रम क्रम दुबड़ी। नदी अपने उद्गम स्थल पर बूंद बूंद संग्रहित होने वाले स्रोत में से एक पतली सी धारा के रूप में बहना शुरू करती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे अपने साथ कई छोटे बड़े नालों तथा नदियों को मिलाते हुए बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है। उसके पाट की चौड़ाई क्रमशः बढ़ती रहती है। समुद्र में गिरने के समय उसके डेल्टा की चौड़ाई कई किलोमीटर तक बढ़ जाती है। दूसरी ओर नहर जहां से निकाली जाती है उसकी चौड़ाई अधिकतम होती है। धीरे धीरे उपनहरों तथा सहायक नहरों को निकाले जाने के कारण उसकी चौड़ाई क्रमशः कम होती चली जाती है। आखिर तो वितरिकाओं के रूप में पतली होते होते समाप्त ही हो जाती है। उपरोक्त दोहे में कवि सज्जन लोगों की मित्रता की तुलना नदी से करता है। सज्जन व्यक्तियों की मित्रता की शुरुआत परस्पर मिलने से ही होती है। उनकी अंतरंगता बढ़ती ही जाती है। वे संसार से चले जाते हैं, किंतु मृत्यु के बाद भी उनकी मित्रता अमर रहती है। दूसरी ओर दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं मानो जन्म जन्म के मित्र हो, परंतु अपने स्वाभाविक दुर्गुणों यथा स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध,
लालच आदि के कारण उनकी मित्रता गहरी होने के बजाय कम होते होते सदा के लिए समाप्त हो जाती है। स्थिति यहां तक आती है कि हरदम साथ साथ उठने बैठने वाले व्यक्ति एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते हैं। उनकी मित्रता नहर की तरह होती है। मित्रता की खुराक त्याग होती है। जितनी अधिक त्याग की खुराक मित्रता को मिलती है, उतनी ही मित्रता की गहराई बढ़ती जाती है। जिस दिन मित्रता को त्याग के स्थान पर स्वार्थ की खटास भरी खुराक दी जाती है, दूध की तरह फट जाती है। हम मित्र बनाए और मित्रता निभाए नदी की तरह। हम कुटुंब मित्र बनाए दोपहर बाद की छांव की तरह, नहर की तरह नहीं, सुबह की छाया की तरह नहीं। हमारी मित्रता लोगों के लिए मिसाल हो जाए। संयमित भोजन। एक महात्मा सिद्धासन लगाकर आसन पर बैठे हुए थे। उनका मेरुदंड सीधा था, चेहरे पर ओज झलक रहा था, शरीर पूर्ण स्वस्थ दिख रहा था। उनके स्वास्थ्य को देखकर उनके पास बैठे आगंतुक ने उनकी आयु के बारे में पूछा, स्वामी जी, आपकी आयु कितनी है? महात्मा जी ने पलटकर पूछा, आपका अनुमान क्या कहता है? प्रश्नकर्ता, यही कोई 60 वर्ष के लगभग होगी। महात्मा जी ने सुनकर हंसे और उसे आश्चर्यचकित होने का अवसर प्रदान करते हुए बोले, वत्स, मैंने अपनी आयु के 82 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वह व्यक्ति सुनकर ठगा सा रह गया और फिर अपने 50 वर्षीय शरीर को देखकर शर्माया कि मैं इस आयु में ही लुंज पुंज हूं। कुछ देर रुककर उसने प्रश्न किया, महाराज, आपकी दीर्घायु और सुंदर स्वास्थ्य का राज क्या है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, संयमित भोजन। श्रोता की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने फिर पूछा, महाराज, कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए? महात्मा जी ने कहा, जो खाने के बाद याद न रहे। इस सूत्र को समझाते हुए बोले, हम शरीर निर्वाह के लिए जो सात्विक भोजन करते हैं तथा भूख से यदि 2 ग्रास कम खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र उसे आसानी से पचा लेता है। इससे पाचन क्रिया को संपन्न करने में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। लेकिन भरपेट भोजन करने तथा स्वाद के लिए गरिष्ठ भोजन करने पर पाचन तंत्र पर भार पड़ता है। उसे पचाने के लिए शरीर को कई गुना ऊर्जा लगानी पड़ती है। पचने में अत्यधिक समय लगता है। आलस्य के मारे लेटना पड़ता है। बार बार याद आता है, आज तो ज्यादा खा लिया। उसे पचाने हेतु कई तरह के पाचक चूर्णों एवं दवाइयों का इस्तेमाल हम करते हैं। फिर भी उस भोजन से शरीर आवश्यक तत्व नहीं ग्रहण कर पाता है जो उसके निर्वाह के लिए आवश्यक है। इससे हमारी आयु घटती है और स्वास्थ्य कमजोर होता है। इसे सड़क पर चलने वाले वाहनों के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। समतल और सीधी सड़क पर क्षमता के अनुसार भार के साथ चलने वाले वाहन आराम से दौड़ते हैं, लंबी आयु तक चलते हैं तथा मरम्मत कम मांगते हैं। उनके टायर ट्यूब कम घिसते हैं, लेकिन क्षमता से अधिक भार लाद कर चलने वाले वाहनों की आयु कम होती है। टायर ट्यूब
बार बार बदलने पड़ते हैं, आए दिन मरम्मत करानी पड़ती है और चढ़ाई वाले मार्ग पर तो ऐसे वाहनों की तथा उनके चालकों की हालत खराब होती है। उस समय उसके धुआं निकालने वाले पाइप को देखकर उस वाहन की हालत का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। कई शोधकर्ताओं ने लंबे शोध के बाद प्रमाणित किया है कि संयमित और सात्विक भोजन करने वाले लंबी उम्र तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसके विपरीत दिन में कई बार चटपटे, मसालेदार, गरिष्ठ एवं स्वाद के कारण अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति अपच, गैस, कब्ज, आंव, दस्त आदि पाचन संबंधी रोगों के शिकार तो होते ही है, इनके कारण अनेक रोगों के दुष्चक्र तथा विविध प्रकार के चिकित्सकों के चंगुल में फंस जाते हैं तथा पूर्णायु भोगे बिना ही संसार से विदा हो जाते हैं। संसार में अपना पहला मित्र हमारा शरीर है। मित्र धर्म का निर्वाह करते हुए अवांछित भोजन कर इस परम मित्र पर अनावश्यक बोझ नहीं बने, अन्यथा यह हमारे लिए बोझ बन जाएगा।